नमस्कार। न्यूज़ डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज थोड़ा अलग सब्जेक्ट हम इस मुलाकात के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से आपके सामने ला रहे हैं, जो कि इतिहास से जुड़ा हुआ है। देश की स्वतंत्रता के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित किया, उनमें महाराष्ट्र और बंगाल के कई सारे महान विभूति हैं। इन दो राज्यों की भूमि ने ऐसे अनेक महान सपूतों को जन्म दिया। महाराष्ट्र और बंगाल से एक अटूट नाता रखने वाले ऐसे एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से देश की सेवा की है, वो है सखाराम गणेश देउस्कर। आपको शायद अचरज होगा कि ये नाम तो मराठी है और इनके बारे में हमने कभी ज्यादा सुना नहीं है। विशेष तौर पे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इनके बारे में शायद कम लोगों ने सुना होगा कि देउस्कर नाम से ऐसे कौन स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये मराठी तो है ही, लेकिन इनकी कर्मभूमि रही है बंगाल। उन्होंने बंगाली भाषा में बहुत सारे किताबें लिखी हैं और स्वतंत्रता संग्राम में इसके वजह से एक योगदान भी उनका रहा है। तो आज अगर महाराष्ट्र में उनके बारे में अगर जानकारी कम है, लेकिन बंगाल में उनका नाम आज भी अदब से और आदरपूर्वक लिया जाता है। और उनका जन्मदिन 17 दिसंबर को है। 17 दिसंबर 1869 में उनका जन्म हुआ। तो 17 दिसंबर ये उनकी जयंती है और इस मौके पर आज हम उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ है प्रियदर्शी दत्ता, जो कि नई दिल्ली से है। वो एक लेखक भी हैं और स्वतंत्र शोधकर्ता भी हैं। तो उनसे जानते हैं कि सखाराम गणेश देउस्कर, इनके बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनका जो स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान रहा है उसके बारे में। नमस्ते प्रियदर्शी जी। नमस्कार महेश जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज डंका में। जी, मुझे भी न्यूज डंका में आज आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। जी, पहले बात तो जब सखाराम देउस्कर के बारे में हम सुनते हैं तो आश्चर्य भी यही होता है कि महाराष्ट्र की जनता जो है या महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनमें लोकमान्य तिलक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, चापेकर बंधु, इनके बारे में तो हम लोग जानते हैं। इतिहास में हमने पढ़ा है उनके बारे में, उनकी कथाएं, उनकी जो पूरी जीवनी थी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन सखाराम देउस्कर जी जो है उनके बारे में हमने बहुत कम सुना है या कभी सुना भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने। तो आप हमें बताइए कि वो मराठी होने के बावजूद भी उनकी जो कर्मभूमि बंगाल रही है, तो एक थोड़ी सी शुरुआत करते हुए आप बता दीजिए उनके जीवन के बारे में। महेश जी, जैसे कल आपसे जब चर्चा हो रही थी व्यक्तिश, तो तब मैंने बताया था कि सखाराम गणेश देउस्कर मेरे लिए एक धरोहर है जो मैं मराठियों से साझा करना चाहता हूं। और ये बड़ी आश्चर्य का विषय है कि सखाराम गणेश देउस्कर, जैसे कि आप उनके मराठी नाम से ही पता लग जाता है, देउस एक जगह है रत्नागिरी में। मूलतः उनके पूर्वज वहां से थे, लेकिन उनका जो सारा लेखन का कार्य है वो बंगाली भाषा में है। तो और बंगाल के लोग उन्हें जानते हैं, विशेषकर बंगाल का जो अग्नि युग जिसे कहते हैं, अर्थात बंगला के पार्टीशन में 1905 से 11 के समय में उनका नाम जो था बिल्कुल शीर्ष पे था उस समय बंगाल के। आप अगर देखें तो श्री अरबिंदो भी लिखते हैं कि जो स्वराज शब्द है उसको बंगाल में पहली बार प्रचारित करने वाले ब्रह्मबांधव उपाध्याय एवं सखाराम गणेश देउस्कर थे। फिर 1906 में जब कलकत्ता में कांग्रेस हुआ तो उस समय वहां के जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे, और उन्होंने भी स्वराज शब्द का कांग्रेस के उस मंच से जो प्रचार किया, इसका श्रेय श्री अरबिंदो सखाराम गणेश देउस्कर को देते हैं। सखाराम गणेश देउस्कर के विषय में अभी भी जो शोध हो रहे हैं, बंगला में उनके कई ग्रंथों का फिर से पुनर्मुद्रण हुआ है, लेकिन बंगाल से भी किसी ने ये प्रयत्न नहीं किया कि उनको मराठियों तक या महाराष्ट्र में उनको पहुंचाना है। आप अगर देखें 1950, 60, 70 के दशक में दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे, जो जिनके ज्यादातर लेखन के काम जो थे वो कन्नड़ में थे,
और को महाराष्ट्र में उनको कुछ परिचिति ख्याति मिली, लेकिन सखाराम गणेश देउस्कर जो उनसे भी करीब मेरे ख्याल से 70-80 साल पहले के व्यक्ति थे, उनके विषय में महाराष्ट्र के लोग नहीं जान पाए। और नहीं जान पाने का एक विडंबना ये है कि उनका जो अधिकतर काम था उसमें मराठी की जो झलक थी वो पूरी तरह से दिखाई देती है। कैसे, मैं ये बताता हूं आपको कि उनके कई जो लेख हैं, उनके जो विषय हैं, जो उनके थीम्स हैं, वो महाराष्ट्र का इतिहास और महाराष्ट्र का साहित्य को लेके है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि जिस वर्ष जस्टिस रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जी का निधन हुआ, उसी समय उनकी पुस्तक आई सखाराम गणेश देउस्कर जी की महामती रानाडे। उसी प्रकार उन्होंने और एक पुस्तक लिखी थी झांसी के राजकुमार। उनके बड़े स्मरणीय पुस्तकों में माना जाता है बाजीराव पेशवा, बाजीराव पहले बाजीराव, उनकी जीवनी, या आनंदीबाई जोशी जो कि भारत की पहली महिला डॉक्टर जो विदेश में पढ़ने गई, और आप जानते हैं उनका भी बंगाल के साथ नाता था क्योंकि वो भी बंगाल से ही, उनके पति जो थे वो बंगाल में ही काम किया करते थे। तो ये जो था ये, और जिन पत्रिकाओं में वो लिखते थे, साहित्य हो गया, धरनी, भारती, बंगदर्शन या आर्यवार्ता, उनके अगर कई लेख देखें तो उस समय उनके काल में महाराष्ट्र में जो साहित्य लिखा जा रहा था, आधुनिक साहित्य, पता लगता है कि सखाराम गणेश देउस्कर जी उस साहित्य से भली भांति परिचित थे, वो अपडेटेड रहते थे। उनका जन्म अगर हम देखें, जैसा कि आपने कहा कि 1869 में हुआ, 1869 में, यानी वो गांधी जी से शायद 1.5-2 महीने ही छोटे थे। 17 तारीख को उनका जन्मदिन है। 1912 में उनका निधन हो गया। तो करीब उनका जीवन काल जो था कह सकते हैं 44-45 वर्षों का, बहुत ही छोटे समय में उनका अल्पआयु वो रहे। उनका जन्म जो हुआ था वो देवघर, बैद्यनाथ धाम देवघर, जो वर्तमान में झारखंड में है, उन दिनों वो बिहार में, या पार्टीशन से पहले वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। आप जानते हैं कि 1911 से पहले जो बिहार और जो उड़ीसा था, वो उसका जो प्रशासन था वो कलकत्ता से ही चलता था। और तो उनका जन्म के बाद वो जो पले बढ़े वो देवघर में ही उनके पास एक जगह है वो हुआ। और श्री अरबिंदो के जो नानाजी थे राजनारायण बासु, उनके संस्पर्श में वो आए, उनके सानिध्य में आए। और इसके बाद जोगिंद्रनाथ बोस जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे, उस स्कूल के हेडमास्टर थे। और वो खुद भी जो थे बाद में वो शिक्षक बने। और श्री अरबिंदो के जो एक छोटे भाई थे बारिंद्रनाथ घोष, जिनका नाम आप कई लोगों ने सुना होगा, वो अलीपुर बॉम्ब केस 1910 के वो मास्टरमाइंड माने जाते थे बंगाल में। जब बंगाल का जब विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में, तो वहां पे बहुत एक क्रांतिकारियों की श्रृंखला हमको दिखाई देती है। उसके मूल में थे बारिंद्र घोष। तो वो बारिंद्र का जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1880 में। वो श्री अरबिंदो से 8 साल छोटे थे, लेकिन उनके ननिहाल में उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। तो जिस स्कूल में वो पढ़ा करते थे वो देवघर में, सखाराम गणेश देउस्कर जो बारिन से लगभग शायद 11 साल बड़े थे, तो हम मान सकते हैं कि वो उस समय एक नवीन, एक युवा शिक्षक के रूप में वो आए थे। वो बच्चों को प्रशिक्षण दिया करते थे। बारिंद्र अपने आत्मकथा, बारिंद्र आत्मकथा, बारिन की जो आत्मजीवनी है उसमें वो कहते हैं कि सखाराम गणेश देउस्कर जो नंदन की पहाड़ियां हैं देवघर के पास, आप अगर देखें तो जो महाराष्ट्र की जो सह्याद्री पहाड़ों की जो टोपोग्राफी उसकी आसपास जो है पहाड़ी इलाका, उसका कुछ एक छोटा सा संस्करण आपको लगेगा कि वो झारखंड में वैसे ही पहाड़ियां हैं, वैसे है। तो वहां पे वो उनको प्रशिक्षित किया करते थे, जैसे मराठा और मुगलों के बीच में लड़ाई होती थी, वो बच्चों को उस प्रकार से ट्रेनिंग दिया करते थे। और बच्चों में जो था वो राष्ट्रवाद के बीज बोया करते थे उस समय। बाद में बारिन तो कलकत्ता चले आए और इन्होंने भी ऐसा कुछ एक किसी पत्रिका में कुछ लिख दिया था, जिसके वजह से अंग्रेज के वहां जो डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने स्कूल से निकलवा दिया।
और वो लेकिन जिस पत्रिका में उन्होंने लिखा था उसका नाम था हितवादी। हाँ, ये बंगला का पत्रिका था। हाँ, महाराष्ट्र से भी एक हितवाद पत्रिका निकलता है, उसके साथ ये कुछ कोई संबंध नहीं है इसका, हितवादी। तो वो उस समय के वहां वो कलकत्ता आ गए और कलकत्ता से उस पत्रिका में वो काम करने लगे। एक उन्होंने सबसे पहली जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था एटा कौन योग, ये कौन सा युग है। वो देखे केवल 25-30 पेज की वो थी और उसमें ये था कि शास्त्रों के अनुसार जो है सत्य त्रेता और ये युग जो है द्वापर और ये कली युग जो है उसका विचार था। लेकिन उसके बाद के आप अगर उनके लेख देखें, उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो उस समय के जो वास्तविक इतिहास है उस पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा। जी जी, हम उसके बारे में तो जानेंगे ही। यानी आप तो उनकी बहुत सारी किताबें हैं जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो मदद करने वाली रही होंगी, उसमें एक जिक्र आपने किया शायद कि झांसी के राजकुमार के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। शिवाजी महाराज के ऊपर भी उन्होंने जी कुछ जी किताबें लिखी हुई जी और जी जिस जी तरह से जी आपने कहा कि स्वराज ये शब्द जो है वो बंगाल में जब पॉपुलर हुआ तो उसके पीछे भी वो ही थे। तो वो शिवाजी महाराज से किस तरह का नाता है पश्चिम बंगाल का या बंगाल का? देखिए, बंगाल के साथ महाराष्ट्र का जो नाता है वो दो स्तरों पे बना था। एक तो 18वीं सदी में जब आज का महाराष्ट्र इस तरह से नहीं बना था, जो उस समय जो जिस तरह से मराठा साम्राज्य, मराठा कन्फेडरेशन जिसे हम कहते थे, 5 या 6 जो अलग अलग राज्य थे, तो उसमें से जो जो भोंसलों का जो भोंसले राज्य था यानी जो नागपुर, उनकी सेना ने आक्रमण किया था और उसी समय जो था पुणे के पेशवा के सेना ने भी बंगाल पे आक्रमण किया था। बाद में उनमें आपस में ही उनकी भिड़ंत हो गई। तो वो जो समय था आक्रांता वो माना जाता है और बंगाल में एक बर्गी ये शब्द ये था, वो समय कुछ अच्छे उसमें नहीं देखा जाता। लेकिन बंगाल के साथ महाराष्ट्र का जो एक अच्छा नाता बना वो आप देखिए वो 20वीं सदी के शुरू में बना। उसके जो कुछ कारण थे कि आपको पता है कि श्री औरोबिंदो जब इंग्लैंड से वापस आए, औरोबिंदो घोष उनको कहा जाता था उस समय, वो बड़ौदा के जो मराठी शासक थे सयाजीराव गायकवाड़, वो उनके वहां वो काम किया करते थे। और श्री औरोबिंदो बाद में जब योग के तरफ गए तो उनको भी एक मराठी गुरु मिले जिनका नाम विष्णु भास्कर लेले था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल जो उस समय भारतवर्ष का सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी था उसको उन्होंने तोड़ के दो अलग हिस्से करना चाहा, एक तो पश्चिम बंगाल वेस्ट और एक ईस्ट जिसके साथ असम को मिला दिया गया। तो ये बंगाल के हिंदुओं ने इसको समझा कि ये जो बंगाल में जो एक राष्ट्रवाद की सोच जो आगे बढ़ रही है, तब तक क्रांति क्या की शुरुआत नहीं हुई थी, इसको उन्होंने निर्बल करने के लिए ये कदम उठाया है। तो बंगाल में इसका घोर विरोध हुआ, बंगाल के बाहर भी विरोध हुआ इसका, या उसकी आंच महाराष्ट्र तक भी पहुंची। उसके बाद अगर आप देखें तो उस समय एक शिवाजी उत्सव बंगाल में शुरू हुआ। उस शिवाजी उत्सव के पीछे जो मास्टरमाइंड माने जाते हैं, उसके जो मास्टरमाइंड वो भी सखाराम गणेश देउस्कर माने जाते हैं। और 1906 में जब लोकमान्य तिलक, जब एसजी खपर्डे और उनके और कुछ साथी जब कलकत्ता में वो आए, तो जब शिवाजी उत्सव में रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक कविता लिखी थी शिवाजी उत्सव, वो बड़ी अच्छी कविता है, बंगाल में आज भी वो लोग कविता का पाठ वो करते हैं। और उससे शिवाजी के नाम का बंगाल में बहुत प्रचार हुआ। उसी समय में बंगाल के जो बहुत बड़े एक नाटककार थे गिरीश चंद्र घोष, जिनका नाम श्री रामकृष्ण और विवेकानंद से भी जोड़ा जाता है, उन्होंने छत्रपति नाम से 1906 में एक नाटक मंचस्थ किया था और वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था और सखाराम गणेश देउस्कर ने भी उसकी बड़ी प्रशंसा की थी। तो शिवाजी उत्सव जब पहली बार कलकत्ता में मनाया गया 1906 में, और जिस तरीके से एक मार्च पास्ट किया गया और इस तरह से बंगाली युवकों ने, लोकमान्य तिलक ने मजाक में कहा था कि एक समय था जब महाराष्ट्र ने बंगाल पे चढ़ाई की थी, लेकिन मैं अब बंगाल की तैयारी देख के ये कह सकता हूं कि इस समय बंगाल जो है वो महाराष्ट्र पे चढ़ाई कर सकता है। तो इस समय
जो था शिवाजी उत्सव के समय में ही, आपको पता है ये 1906 की बात है। उस समय गणेश उत्सव जो था 1894, 93, 94 के आसपास से पुणे में और फिर महाराष्ट्र के अलग अलग जगह में शुरू हो चुकी थी लोकमान्य तिलक जी के कारण। तो बंगाल में दुर्गा पूजा, ऐसे दुर्गा पूजा की तो लंबी परंपरा मिलती है। कुछ लोग तो दावा करते हैं ये 600, 700, 800 साल से मनाया जा रहा है। लेकिन बंगाल में जब मुस्लिम शासन समाप्त हुआ 1757 में, हमें पहली बार एक उल्लेख मिलता है, शोभा बाजार राजबाड़ी में पहली बार दुर्गा पूजा मनाई गई और वहां पे लॉर्ड क्लाइव भी आए थे। लेकिन ये जो सार्वजनिक रूप से दुर्गा पूजा मनाया जाना गणेश उत्सव के तर्ज पे, वो 1905 में जब बंग भंग आंदोलन हुआ और उसका जो एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई, ये उसी दौरान मनाया जाने लगा। और पहले कई कई पर दुर्गा की जो मूर्ति बनती थी वो केवल उनका एक आकार शस्त्र से बनाया जाता था। और ये भी रिकॉर्ड में है कि महाराष्ट्र से चित्पावन ब्राह्मणों को बुलाया जाता था पूजा करने के लिए। अच्छा। अब पूजा तो कहीं भी, ब्राह्मण तो हर जगह हैं, तो की जा सकती थी। लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई एक क्रांति की एक संकेत था इस दुर्गा पूजा को इस तरह से मनाने में। और तिलक जी भी उस समय आए थे, खपर्डे जी भी उस समय आए थे। और तो ये जो शिवाजी उत्सव जो शुरू किया गया, वो सखाराम गणेश देउस्कर जी का उसमें बड़ी भूमिका थी। और आज भी जो है शिवाजी जो है, बड़े बंगाल में लोगों के नाम भी शिवाजी के नाम पर हैं। जैसे हमारे एक बहुत अच्छे सिंगर हैं शिवाजी चट्टोपाध्याय, एक फुटबॉलर थे इंडियन टीम के शिवाजी बैनर्जी, तो वो शिवाजी जो का नाम जो है बड़े आदर से बंगाल में लिया जाता है। ये उसी समय की देन है। जी जी। जैसे कि आपने बताया कि लोकमान्य तिलक जो है वो वहां पे आए थे, तो देउस्कर जी जो है उनको भी बंगाल का तिलक इस संबोधन से या इस उपाधि से जाना जाता है। जी, देउस्कर जी, देखिए देउस्कर जी ने जब वहां पे काम करना शुरू किया बंगवासी में, और फिर वो जो बंगवासी पत्रिका का उनके पास कुछ समय तक 1907 के बाद उनके पास उनके वो संपादक भी कुछ समय के लिए बने। लेकिन ये अवस्था थोड़ी दुखद भी थी। वो जो लिखा करते थे वो तिलकपंथी थे, यानी जो नरम दल और गरम दल में कांग्रेस की राजनीति उस समय बटी दिखती थी। और सूरत में जो कांग्रेस आयोजित किया गया था, आपको पता है कि वो कांग्रेस जो है, ये तिलक और उनके जो साथी थे कि वो नागपुर में उसका आयोजन हो। लेकिन उस समय जो और भी जो नरमपंथी जो नेता थे, उसमें मान लीजिए कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, या आपके जो दूसरे जो नरमपंथी नेता उस समय थे, तो ये चाहते थे, फिरोज शाह मेहता थे मुंबई के, तो वो चाहते थे कि ये नागपुर में न हो, क्योंकि नागपुर में जो है गरमपंथियों का जोर है। तो ये उनको लेके सूरत में वो ले गए। लेकिन सूरत में भी हंगामा हुआ, और इस हंगामे के वजह से जो है वो सूरत में कांग्रेस के दो फाड़ हो गए। तो उस समय जो थे और दो फाड़ हो गए, इसलिए जो गरमपंथी थे उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया एक तरह से। और ये बहुत दिनों तक, जब ये मान लीजिए होम रूल जब तक ये हुआ, फिर कांग्रेस का सेशन जब तक ना लखनऊ में हुआ 1916 में, तब तक तिलक जी ने फिर कांग्रेस में से जो वो जुड़े। तो ये समय जो था, ये बड़े कश्मकश का ये समय था। उस समय सखाराम गणेश देउस्कर, जिनको आपने कहा कि बंगाल का तिलक कहा जाता था, उनके लेख तो थे ही क्रांतिकारियों के समर्थन में। लेकिन जब कांग्रेस टूट गया तो उन्होंने तिलक जी के पक्ष में लिखना शुरू किया। लेकिन बंगाल में भी गरमपंथी लोग थे, जैसे श्री अरबिंदो। लेकिन श्री अरबिंदो कभी कांग्रेस में उन्होंने जो था औपचारिक रूप से कांग्रेस में उन्होंने वो जुड़े नहीं थे कांग्रेस से। कांग्रेस में कि वो सेशन देखने के लिए गए थे, लेकिन वो औपचारिक रूप से जुड़े नहीं थे। बंगाल में जो था नरमपंथियों का जोर था, और सूरत कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष, ये लॉयर थे, रासबिहारी बोस नहीं, रासबिहारी घोष, ये एक बहुत बड़े लॉयर थे। और वो
उस समय के अध्यक्ष भी थे। हाँ, तो उनको कहा गया कि उनको नरमपंथियों के पक्ष में वो जो उनके लेख हैं वो होने चाहिए और उस पेपर उसका जो एटीट्यूड है ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने वो वहां से त्याग पत्र देना सही माना। और जब 1908 में तिलक महाराज पर दूसरी बार जब उन पर एक केस हुआ 1897 में, तो उन पर पहली बार सेडिशन का मुकदमा चल चुका था, लेकिन 1908 में जब फिर उन पर वो मुकदमा चला, जब ये खुदीराम बोस और इन्होंने जो था बम फेंका था किंग्सफोर्ड पर, तो ये कहा गया कि ये तिलक ही इनके साथ, मतलब उन्होंने ही इसकी जो इंस्पिरेशन है वो तिलक से आई है, इसकी प्रेरणा तिलक से आई है। तो तिलक जी पर फिर मुकदमा चला। तो उन पर तिलक के मुकदमे को लेकर, तिलक जी के पर मुकदमे को लेकर सखाराम गणेश देउस्कर ने तिलक के मुकदमा नाम से बांग्ला में एक उन्होंने पुस्तक लिखी, जिसमें उस पूरे मुकदमा जो था उसका वो मतलब डिस्क्रिप्शन उसमें था। तो ये जो देखिए सखाराम गणेश देउस्कर पूरी तरह से पूर्णतः राष्ट्रवादी रहे। और उनके जो जिन पुस्तकों की मैं बात करना चाहूंगा, एक तो उनकी देशर कौथा। आप देखिए कि 1903 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की शुरुआत हुई। अनुशीलन समिति जो थी वो ऊपर से एक जैसे व्यायाम, इस तरीके के कसरत करना या लोगों को कुछ शिक्षाप्रद बातें बताना था, लेकिन अंदर से वो एक क्रांतिकारियों का जमघट था। सतीश चंद्र बासु जो थे उन्होंने अनुशीलन समिति बनाई थी, और 1904 में एक साल के बाद उन्होंने जब एक बौद्धिक बैठक शुरू की, तो वहां पे सखाराम गणेश देउस्कर को एज इंस्ट्रक्टर बुलाया जाता था। और वो उन्होंने आके वहां पे जो जो उन्होंने उस क्लास में भाषण दिए, बाद में उनको संकलित करके एक पुस्तक के रूप में छापा गया। उस पुस्तक का नाम था देशेर कौथा, जिसको उन्होंने एक भांजे हैं बाबूराव विष्णु पराडकर जी, सही, उन्होंने उसको हिंदी में उसका अनुवाद किया है। अब अंग्रेजी में कई अनुवाद है कि मुझे पता नहीं। वो पुस्तक जो है ये बहुत ही शोधपरक पुस्तक है और बहुत ही तथ्यात्मक पुस्तक है कि अंग्रेजों के आने के वजह से भारत के कृषि पर, भारत के व्यापार पर, भारत के शिक्षा नीति पर, भारत के संस्कृति पर, भारत के आत्मगौरव पर किस तरीके से चोट पहुंची है। ऐसा नहीं कि वो अंग्रेजों के सारी चीजों को खराब मानते थे, जहां अंग्रेजों ने अच्छा काम किया वो भी उन्होंने माना। लेकिन फिर भी ये जब बंग दर्शन में ये आया तो रविंद्रनाथ ने कहा, ठाकुर ने कहा कि ये केवल अंग्रेजों के दोष को ही उजागर करती है। लेकिन वो पुस्तक एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक दलील मानी जाती है। आप उस पुस्तक को अगर पढ़ें तो देखिए उसमें बहुत सारे सूक्ष्म तथ्य दिए हुए हैं, और बाबूराव विष्णु पराडकर जी ने उसका हिंदी में अनुवाद किया। हाँ, ये जो अभी पुस्तकों के बारे में आप बता रहे हैं, तो शुरुआत में ही हमने कहा कि मराठी होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में उनकी जानकारी बहुत कम है। तो क्या इनकी जो बंगाली में जो एक पुस्तकें अभी लिखी गई हैं, वो क्या मराठी में होनी चाहिए, ताकि उन्होंने जो भी लेखन किया है उसकी भी जानकारी लोगों तक पहुंचे और उस वक्त का जो माहौल था वो भी लोगों तक पहुंच पाए? ये तो आज से 100 साल पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जो कुछ लिखा उसमें अधिकतर मराठी विषय भी थे। जैसे तो ये अनुवाद उस समय ही होना चाहिए था, मुझे ये लगता है। आज हालांकि उन पुस्तकों का ऐतिहासिक महत्व ही रहा है, और वो पुस्तक उस समय के एक पाठकों के लिए लिखी गई थी, लेकिन आज के पाठक भी उनको पढ़ें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इनका अनुवाद मैं मानता हूं कि मराठी में होनी चाहिए। विशेषकर उनकी जो पुस्तक है बाजीराव पर, बाजीराव वन पे, बाजीराव पेशवा पर, वो पुस्तक तो निश्चित ही उपलब्ध होनी चाहिए, उसकी ऐतिहासिक महत्व है। तो उस पुस्तक में जैसे कि वो कहते हैं कि हिंदुओं के शौर्य के विषय में वो कहते हैं कि सखाराम गणेश देउस्कर ये नहीं मानते हैं कि 1000 वर्ष का जो समय रहा है वो हिंदुओं पर केवल मात्र हिंदुओं के पराजय का या हिंदुओं के दासत्व का समय रहा है। वो उनका ये मानना था ये हिंदुओं के सतत संग्राम का समय रहा है। और वो संग्राम शिवाजी महाराज के बाद से हम देखते हैं कि उसमें जो हिंदू पक्ष था
वो धीरे धीरे वो हावी होता जाता है, और वो जब बाजीराव के समय में वो पूर्णतः हमको वो हावी दिखाई देता है, और हम मुगलों से कि उनके जो गुलामी से हम मुक्ति की तरफ जाते हैं। तो ये पुस्तकें हमको अवश्य मराठी में होनी चाहिए। सखाराम गणेश देउस्कर को लेकर मैं जानता हूं कि बांग्ला में अभी भी कुछ संस्थाएं हैं, वो कुछ काम कर रही हैं। वासुदेव मोसेल ने एक जीवनी लिखी थी बांग्ला में 1979 में, और अभी भी कुछ काम मैंने अभी पिछले 10 साल में हुए हैं, ऐसे भी मैंने पुस्तकें देखी हैं सखाराम गणेश देउस्कर पर। कलकत्ता में एक व्यक्ति हैं, शायद आपने नाम सुना हो, अरिंदम मुखर्जी, वो ये काम को करते हैं, उनकी एक कल्चर एक संस्था है। उन्होंने सखाराम गणेश देउस्कर पर भी काम किया है। तो उस अग्नि युग के वो समय ही कुछ ऐसा था, बंगाल में क्रांति का जो समय था, और सखाराम देउस्कर बिल्कुल सही समय पे सही स्थान पर थे। और एक बात मैं और बता दूं, उनकी जो बांग्ला की जो भाषा थी, आप वो नहीं समझ पाएंगे कि वो स्वयं एक बंगाली नहीं है, बल्कि मैं कई बंगाल के लेखकों से अधिक शुद्ध और अच्छी बांग्ला वो लिखा करते थे। ये मैं आपको जो है दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने बांग्ला के, क्योंकि ये मेरी भाषा है बांग्ला, तो मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उनकी जैसी परिष्कृत बांग्ला जो है वो साहित्य के दृष्टि से भी एक निदर्शन, वो एक पराकाष्ठा है। और ये पुस्तकें और उनका नाम महाराष्ट्र के लोगों तक पहुंचनी चाहिए तक। जी 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 बिल्कुल। जी। आप सखाराम देउस्कर से कैसे प्रेरित हुए, यानी आपको ये जो जानकारी आपको मिली उनके पुस्तकों के बारे में या आपने पढ़ा, तो ये किस तरह से आप उनकी ये जीवनी की तरफ बढ़े, आपको क्यों ये प्रेरित कर रहा है? देखिए, सखाराम गणेश देउस्कर जी का नाम आज से मैंने करीब 30 साल पहले, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तब मैं स्वामी विवेकानंद जी के की एक जीवनी थी, तो उसमें मैंने उनका नाम पढ़ा था, सखाराम गणेश देउस्कर। लेकिन शुरू में मुझे पता नहीं था कि वो मराठी थे। कुछ नाम जो हैं आपको शायद मतलब सुनकर लगे ये मराठी हैं, जैसे एक पत्रकार थे हिरणमय कार्लेकर लेकिन वो मराठी नहीं थे, वो बंगाली थे। तो सखाराम गणेश देउस्कर, उनका मराठी बैकग्राउंड क्या है ये मुझे पता नहीं था। बाद में क्या हुआ, जब उनका नाम मैंने उससे सुना, बाद में बारिंद्र की आत्मकथा में भी मैंने उनके विषय में पढ़ा, क्योंकि मेरी रुचि थी इस तरीके के जो क्रांतिकारी थे उनका साहित्य पढ़ने के लिए। और बाद में जब ये इंटरनेट का युग आया, तो उसमें भी इंटरनेट में जो डिजिटल लाइब्रेरी है, तो ये पुस्तकें अब कहां से मिले, तो मैंने डिजिटल लाइब्रेरी में ढूंढकर देखा कि उनकी जो कई सारी पुस्तकें हैं, उनके पीडीएफ फॉर्मेट में ये वहां पर उपलब्ध हैं। और उनके अपने भी कुछ लेख जो साहित्य से संबंधित हैं, जो उन्होंने साहित्य धरणी, बंग दर्शन, इस तरीके की पत्रिका में उन्होंने लिखे थे, वो भी मुझे मिले। तो मेरा शोध जो था, शुरू में तो मैं केवल उनको एक राष्ट्रवादी के रूप में जानना चाहता था। उसके बाद मेरी रुचि इस विषय पे हुई कि ये महाराष्ट्र के एक सज्जन हैं जो इतने सुंदर बांग्ला लिखते हैं। और मैंने जब देखा, वो ऐसा नहीं कि वो बंगाल में थे तो केवल बंगाल के विषयों पर लिख रहे थे, वो महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र के साहित्य में उन दिनों में 20वीं सदी के शुरू में क्या क्या लिखा जा रहा है, इसकी जानकारी उनके पास थी। लेकिन महाराष्ट्र में क्यों लोग उनके विषय में नहीं जानते, इस विषय में मैं आश्चर्यचकित हुआ। तो बंगाल में भी जो आज के जो लोग हैं जो सखाराम गणेश देउस्कर को पढ़ते हैं, वो उनको केवल एक राष्ट्रवादी के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भी इस तरीके की कोई भावना नहीं आई कि ये हमारे पास एक धरोहर है जिससे हमें महाराष्ट्र के साथ साझा करना चाहिए। लेकिन मेरे में ये भावना आई, इसीलिए मैंने आपसे संपर्क किया। अभी 100 सालों से ज्यादा समय बीत चुका है उनकी मृत्यु होने के बाद, तो कितना महत्व है उनका आज भी? अगर हम देखें, वो प्रखर राष्ट्रवादी थे, वो बंगाल और महाराष्ट्र के एक तरह का नाता उनके वजह से जुड़ गया था, तो कितना महत्व है? और ये अगर जिस तरह से बंगाली में उनकी किताबें हैं, वो अगर मराठी में आ जाए तो कितना फायदा हो सकता है?
जी, ये बंगाल के एक क्रांतिकारी थे जो रास बिहारी बोस के दाहिने हाथ भी माने जाते थे। सचिंद्रनाथ सान्याल, उनकी हिंदी में एक पुस्तक है बंदी जीवन, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने अपना साहित्य उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया जितना कि कम्युनिस्टों ने किया। तो उन्होंने कहा कि हम में भावना थी, हमें त्याग, हमने हमें सहन, हमने देश प्रेम था, लेकिन जिस तरीके का साहित्य हमको निर्माण करना था वो साहित्य हम निर्मित नहीं कर पाए। आप उस समय के साहित्य में अगर आप देखें तो जो राष्ट्रवादी थे कई लोगों को तो बड़े समय के लिए जेल जाना पड़ा। तिलक जी ने उसके उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, तिलक जी के कुछ पुस्तकें तो हैं जो हैं जो एस्ट्रोनॉमी पे हैं, कुछ गीता पर है, गीता रस पे है। हाँ, लेकिन श्री अरबिंदो भी बाद में पौंडीचेरी चले गए। बाकी जो लोग थे वो लड़े, लेकिन साहित्य का निर्माण कितना हुआ, डिस्कोर्स, आज जो हम बात करते हैं बहस, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो भी तो अंततः लोगों के मन तक या उनके मस्तिष्क तक कंटेंट पहुंचाने की बात है। वो काम जो था वो मुझे दिखाई देता है एकमात्र, और मुझे लगता है सबसे अग्रणी जो उनमें थे वो सखाराम गणेश देवस्कर। उस समय के पत्रिका में श्री अरबिंदो भी लिखा करते थे, लेकिन उनके जो राष्ट्रवादी जो पुस्तकें अगर आप देखें, पुस्तकें उनके ज्यादातर आध्यात्मिकता पर हैं श्री अरबिंदो के। आप अगर उस समय के बहुत सारे लेख देखें जिस तरीके के बिपिन चंद्र पाल ने लिखा, बिपिन चंद्र पाल के भाषण भी हैं, उन भाषणों का कोई संकलन नहीं है। मेरी जो पुस्तक है भारत के द माइक्रोफोन मैन, जो मुंबई से प्रकाशित हुई है, हाउ द ओरेटर्स क्रिएटेड अ मॉडर्न इंडिया, तो मैंने देखा कि उस समय बिपिन चंद्र पाल के जो भाषण हैं वो संकलित नहीं है कहीं पे। श्री अरबिंदो के भाषण तो कुछ कुछ हैं लेकिन उनके नहीं है। तो ये जो कंटेंट है, देश प्रेम, देश के लिए त्याग सहन करना, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये जो कंटेंट बनाना, नॉलेज प्रोडक्शन, इस पे मैं अग्रणी मानता हूं सखाराम गणेश देवस्कर जी को, कि उन्होंने वो कंटेंट बनाया। और कंटेंट में उन्होंने जो है महाराष्ट्र, क्योंकि आप महाराष्ट्र के विषय में मेरी अपनी जो धारणा है वो महाराष्ट्र भारत के इतिहास के दो कालखंडों में उभर के आया, दो अलग अलग रूपों में। वो उसका पहला कालखंड शुरू होता है शिवाजी के समय से, छत्रपति शिवाजी के समय से मान लीजिए कि अंग्रेजों के आने तक एक मराठा साम्राज्य रहा जिसका आकार प्रकार बदला। शिवाजी की जो कई नीतियां थी वो बाद में मराठा साम्राज्य में जो फ्यूडलिस्ट में हो गई वो नहीं हुआ, लेकिन मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। लेकिन वो तलवार, घोड़े और इनके उस पे था। उस समय आप अगर देखें मराठी साहित्य का, जैसे कि 19वीं सदी में हुआ, साहित्य का उस तरीके से उस समय उतना निर्माण नहीं हुआ। और 19वीं सदी और 20वीं सदी, इसमें महाराष्ट्र ने जो है वो एक आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन, जो बौद्धिक जो योगदान था महाराष्ट्र का, वो भी प्रखर था। तो लेकिन महाराष्ट्र का जो अतीत था शिवाजी के समय से वो खो नहीं गया, उसको भी लोगों ने नए सांचे में ढालने की कोशिश की। जैसे महाराष्ट्र में तिलक जी थे, वो उसके बहुत बड़े पैरोकार थे। तो महाराष्ट्र का जो शौर्य और वीर शौर्य का जो काल था, उसको आधुनिक काल में, यानी कि अंग्रेजों के समय में, जब हमारे पास से हथियार छीन लिए गए, हम पर आर्म्स एक्ट लगा दिया गया कि हम बिना लाइसेंस के कोई हथियार नहीं रख सकते, हम अंग्रेजों के साथ उस प्रकार से लड़ नहीं सकते जिस तरह से हमने मुगलों के साथ लड़ा था। तो उस भावना को जागृत रखने के लिए, ये सही है कि अब 19वीं सदी में या 20वीं सदी में आप घोड़े पे चढ़ के तलवार लेके आप नहीं जीत सकते, आप लड़ नहीं सकते। 1818 में जो था, जो अंग्रेज और मराठों के बीच में तीसरी लड़ाई हुई, उसमें अंग्रेज जीत गए। हाँ, मराठों के कुछ कुछ राज्य रह गए, लेकिन वो भी एक तरह से अंग्रेजों के साथ मित्र राज्य रहे, जैसे बड़ौदा रहा, जैसे आपका इंदौर रहा या ग्वालियर। नए महाराष्ट्र की का जो निर्माण हुआ वो अंग्रेज के अधिकृत जगहों में से, मुंबई, पुणे, ऐसे शहरों से हुआ।
लेकिन महाराष्ट्र के जो शौर्य का काल था उसको भुला नहीं दिया गया, उसको भी याद करने की कोशिश शुरू हुई। और आपको देख के थोड़ा आश्चर्य होगा कि महादेव गोविंद रानाडे जो नरमपंथी माने जाते थे, जो न्यायाधीश थे, उन्होंने भी जो महाराष्ट्र के इतिहास पर एक पुस्तक उन्होंने लिखी, मराठा इतिहास को नए रूप से उन्होंने व्याख्या करने की कोशिश की। और तिलक जी तो थे ही जिन्होंने शिवाजी उत्सव शुरू किया, जिन्होंने गणपति उत्सव शुरू किया। तो उस शौर्य को बनाए रखने में और उस तक वो पहुंचाने के लिए उसमें आप देखिए कि ये सखाराम गणेश देउस्कर जी की उसमें भूमिका रही। तो ये कंटेंट प्रोडक्शन में मानता हूं कि भविष्य में जो है वो कंटेंट बहुत जरूरी है, केवल इवेंट से नहीं होता, उसमें कंटेंट जरूरी है। हाँ, तो शायद ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना है या वो विचारधारा जो है वो भी शायद पहुंच पाती है अगर वो कंटेंट के रूप में ज्यादा पैमाने पे अगर आ जाता। जी जी। अभी ये जयंती दिन के अवसर पर आप क्या कहेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि हमने सखाराम गणेश देउस्कर के बारे में अभी जाना, इतने उन्होंने किताबें लिखी, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने योगदान दिया, तो आज किस तरह से देखते हैं आप उनके जयंती दिन पर क्या हम लोगों तक संदेश पहुंचा सकते हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना था अगर हम उनकी 150वीं जयंती मना सकते जो 2019 में चली गई। 2019 में ऑरेंज लिटरेचर फेस्ट नागपुर में मुझे आने का सौभाग्य मिला था। वहां भी वो दिसंबर में ही था और तब उनकी जयंती आने वाली थी। मैंने भी ये मुद्दा उठाया था। और फिर तो देखिए, फिर 2 साल में जिस तरीके से कोविड आया और उस तरह से एक तरह से हम छिन्न भिन्न तो हमारी चीजें हो गई। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उनकी जो जयंती है वो जयंती मनाई जानी चाहिए, सखाराम गणेश देउस्कर जी की। और भारत में जितने भी क्रांतिकारी हैं उनके देखिए कि उनका जो जन्मदिन है वो ये सारी चीजें बीच में कुछ भुला दी गई थी, लेकिन फिर आजकल जो इंटरनेट और ये सोशल मीडिया के आने के बाद से फिर जो राष्ट्रवादी फिर से एकत्रित होने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उस दिन हम सखाराम गणेश देउस्कर जी की जयंती पर कोई एक लेख या कुछ एक विषय उन पर हम कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें हम इसको बड़े पैमाने पर चर्चा करें। अब तो मतलब इसको मनाया जाना चाहिए। और इसको मैं संदेश दूंगा कि आपकी माध्यम कुछ भी हो, आपकी भाषा कोई भी भाषा से आपके हो, लेकिन आपका जो भावना है ये महत्वपूर्ण है। और उस समय क्योंकि सखाराम गणेश देउस्कर जी कलकत्ता में थे और कलकत्ता उस समय भारत का मुंबई के अलावा कलकत्ता जो था वो राजधानी भी थी और वो एक बहुत बड़ा शहर था। उस समय बहुत कुछ हो रहा था। कलकत्ते की करीब 100 वर्षों से अधिक का इतिहास था जब वहां संस्थाएं बन रही थी। वहां प्रिंटिंग प्रेस आया था और बंगला साहित्य जो एक सृजनात्मक दौर में था उस समय सखाराम गणेश देउस्कर जी बिल्कुल सही समय पर वो सही व्यक्ति थे अपना योगदान देने के लिए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें जो क्रांतिकारियों का जो समय था वो बहुत दिनों तक फिर नहीं चल पाया। कई लोग जेल में चले गए। फिर गांधी का युग आया और बंगाल में विशेषकर जो था कम्युनिस्ट हावी होने लग गए थे 1925 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी। उसके बाद से फिर बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे जो अंडमान में भी गए थे, वह जब वापस आए बंगाल में वो फिर जो थे ये कम्युनिज्म के तरफ चले गए। तो सखाराम गणेश देउस्कर जी के जो लेख हैं, विशेषकर उनकी जो पुस्तक है देशर कथा, उस पर मेरे ख्याल से इसको पढ़ा जाना चाहिए। हो सकता है कि वो उसकी आज की इतनी प्रासंगिकता तथ्यों की नहीं रह गई हो, लेकिन उनकी जो भावना थी और उनकी जो सुंदर भाषा थी उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। और आज ही के दिन हम याद भी करना चाहेंगे उनके जो भांजे थे बाबूराम विष्णु पराड़कर जी,
जी। जो हिंदी साहित्य के बड़े दिक्पाल, हिंदी पत्रकारिता के बड़े नाम माने जाते हैं, और कई सारे हिंदी के नए शब्द उन्होंने गढ़े। हम्म, जैसे मैंने बताया था कि लोकसभा, संसद, ये सब जो हम्म, शब्द थे वो मूलतः संविधान में नहीं थे। हम्म, ये विष्णु पराड़कर जी के वजह से हुए, और वो अच्छा। तो उनके परिवार से बांग्ला और हिंदी, वो एक मराठी परिवार जो महाराष्ट्र से बाहर रहा, उन्होंने बांग्ला और हिंदी दोनों के पत्रकारिता में और उसके भाषा में उनका अनूठा योगदान रहा। तो हम्म। ये उनकी जन्मदिन मनाया जाना चाहिए, सखाराम गणेश देवस्कर जी का। मैं तो यही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शी जी। ये जो जानकारी है ये शायद जब आप ये वीडियो लोग देखेंगे तो देवस्कर जी के बारे में भी जानेंगे कि इस तरह का कोई व्यक्ति थे कि जो महाराष्ट्र और बंगाल से जुड़े हुए थे, और जो जिनकी बंगाली भाषा भी एक उत्तम भाषा जो लिखा करते थे। तो इनका ऋण जो है वो हम सब पर कायम बना रहेगा। जी बिल्कुल, ये हमारी साझी धरोहर है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि महाराष्ट्र से कोई शोधकर्ता, कोई जिज्ञासु सखाराम गणेश देवस्कर जी के विषय में वो जानना चाहे। ऐसे कई ऐसे और भी होंगे, जैसे मैंने दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे जी का नाम लिया, कि हम्म, उनके जो लेख, उनकी जो कविताएं के जो गीत हैं वो कन्नड़ में थे, हम्म, और उनका शायद अभी अनुवाद होना बाकी है। लेकिन बाकी। क्योंकि वो इस जमाने में थे, और कर्नाटक जो है वो महाराष्ट्र के पास ही में है, तो उनको हम्म, लोग पहचानते थे। हम्म, लेकिन ये व्यक्ति महाराष्ट्र से इतनी दूर, और इतनी से वो काम वो करते रहे, तो उनको कोई जिज्ञासु, कोई शोधकर्ता उन तक पहुंचे, और मैं अगर इसमें कोई भी मदद कर पाऊं, मैं हमेशा तैयार हूं। और सखाराम गणेश देवस्कर जी को लेके उनके जो प्रशंसक कलकत्ता में भी हैं, हाँ, कोई उनसे संपर्क करना चाहे तो मैं अगर माध्यम बन पाऊं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शी जी। जिस तरह से आपने ये जानकारी दी, निश्चित तौर पे हमारे दर्शकों को इसमें से बहुत एक प्रबोधन इसके माध्यम से हुआ होगा। और जिस तरह से आपने अपेक्षा व्यक्त की है उसी तरह से ये उन्होंने जो भी किताबें लिखी है सखाराम जी ने, उन किताबों का शायद मराठी में अनुवाद हो, और वो और उनकी जो लिखाई है वो लोगों तक पहुंचे, ये ऐसे हम आशा करते हैं। जी, जी। सबसे पहले तो मैं सभी से कहूंगा कि वो एक बार जाकर इंटरनेट में, विकिपीडिया पर भी उनकी जीवनी है, तो आप अगर इंटरनेट पे ढूंढेंगे, उसमें मराठी में ना हो लेकिन अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला में उन पर कई चीजें उसमें उपलब्ध हैं, तो जी। वो वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप यहाँ आए न्यूज डंका में, हमारे साथ ये सब जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज डंका की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से त्रिवार बंदन। जी। नमस्कार। तो मित्रों, अभी हमने प्रियदर्शी दत्ता जी से बात की, और सखाराम देउस्कर, ये जो एक स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने जिस तरह से लेखन के माध्यम से देश की सेवा की उसके बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताएं, और हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारी यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।